चले ये देखिए जरा कॉन्सेप्ट दोबारा, जिसको भी इशू आ रहा है वो आपके पास फाइन एडजस्टमेंट से पहले आपके पास कैश एंड बैंक ये आ रहा था सपोज एट 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपके पास पड़ा था किसी और अकाउंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट वो आ रहा था 10,000। ठीक है, अब आप इसको कहां कहां लिखेंगे? 50,000 को लिखोगे एसेट के अंदर और 10,000 लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर, ऐसा ही है। अब हुआ ये कि जिस बंदे ने ट्रायल बैलेंस बनाया उसने इसको नेट करके लिख दिया। इंक्लूड का मतलब होता है साथ शामिल कर दिया। जब इसको शामिल किया होगा प्लस तो किया नहीं होगा क्योंकि ये तो है ही लायबिलिटी, ये तो बैलेंस हमने किसी बैंक का देना है। उसने इसको ना नेट करके लिख दिया 40,000 से। अब हम चाहते हैं कि इनकी लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिखें और जो एसेट था उसको एसेट में लिखते। अब उसने कहा था ये 10,000 इसके अंदर ना शामिल किया हुआ है 40 के अंदर, इसका मतलब इसको नेट करके लिखा हुआ है। अब हम उसको जब दोबारा कैश एंड बैंक बैलेंस बनाएंगे तो वो 40,000 में 10,000 ऐड कर देंगे क्योंकि पहले माइनस होकर लिखा हुआ है और 10,000 को अलग लायबिलिटी में लिख देंगे, यानी 10,000 माइनस करके लिखा हुआ है ना नेट करके। अब हम अलग अलग लिखेंगे तो कैश एंड बैंक बैलेंस 40 तो नहीं लिखेंगे ना, फिर वो पूरा 50 लिख देंगे और 10 तो लायबिलिटी में लिखना था उधर लिख देंगे। जब 40 जी तो ये 40 नहीं देखो हुआ ये ओरिजिनल बैलेंस थे ये, ठीक है 50 और 10। आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया ना इनको माइनस करके लिख दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर 40 लिखा हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर, बस लायबिलिटी लिखी नहीं हुई बैंक ओवरड्राफ्ट। अब हम चाहते हैं कि नहीं हम नेट करके ना लिखें अलग अलग लिखें, तो अलग अलग कैश एंड बैंक बैलेंस कितना लिखेंगे 50, 10 जो माइनस किया हुआ है वो वापस ऐड बैक कर देंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर जाकर 10,000 लिख देंगे। अगर आप इसको कुछ भी ना करते 40 का 40 लिख देते फिर भी आंसर बराबर ही आना था क्योंकि नेट करके लिखो तो भी ठीक ही बनता, तो ठीक ही है ना। लेकिन वो आई कैप ने प्रेजेंटेशन हमसे पूछी है तो हमने इसलिए अलग अलग प्रेजेंट करना है। जी वही उसका ही पूछना था मैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट में पाई। अच्छा वो मैं बता रहा हूँ, कल तो मैंने तो आपको बताया चीकू कर लिया है लेकिन हमारा तेरा 23 साल है बराबर हो गया। मैं बता रहा हूँ देखिए हुआ ये कि एक चेक था जो आपने बैंक में जमा करवाया डिसऑनर हो गया। चेक क्या था? वो आपने एडवांस लिया हुआ था। चेक क्या था? वो आपने एडवांस लिया हुआ था। तो आपने एंट्री पास की होगी या कस्टमर से लिया था एडवांस लिया था, एंट्री पास करती आपने बैंक डेबिट, अगर कस्टमर से लिया तो अकाउंट रिसीवेबल, अगर एडवांस लिया तो एडवांस लायबिलिटी। ठीक है, अब वो चेक डिसऑनर हो गया। जो चेक डिसऑनर हो जाए हम उसको रिवर्स कर देते होते हैं, हम कहते हैं जी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक। अब ये तो रिसीवेबल से माइनस हो जाएगा या अगर एडवांस लायबिलिटी उसमें से माइनस होगा, इसने बैंक में से माइनस होना है। अब जरा गौर से बात सुने, अगर ये उस बैंक अकाउंट में है, बैंक में से माइनस होना है, इन केस अगर उस बैंक अकाउंट में है जिसमें पे हमारा पहले ही ओवरड्राफ्ट है, इससे जो अगर माइनस होना है बैलेंस पहले ही नेगेटिव है तो उसमें जाकर प्लस हो जाएगा, लायबिलिटी हमारी और बढ़ जाएगी। देखिए आपने बैंक के पहले पैसे देने थे 10,000, 5,000 और बैंक क्रेडिट हुआ। बैंक क्रेडिट होने का मतलब बैंक को हमारे बैलेंस कम हो गया तो पहले ही नेगेटिव है और कम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 15,000। हाँ अगर इसको आप कैश एंड बैंक बैलेंस में से माइनस करोगे तो भी ठीक है, गलत फिर भी नहीं है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर बराबर नहीं आएगा, वैसे आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक नहीं, कोई मसला ही नहीं, इससे कोई इशू नहीं होता। हाँ ऊपर वाला आई कैप बेसिकली ऊपर वाला जो कैश बैलेंस समझ रहा है, कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं समझ रहा, इसलिए वो बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ अगर ऊपर सिर्फ कैश बैलेंस होता ना तो फिर हम लाजमी है बैंक ओवरड्राफ्ट में जब बैलेंस माइनस करेंगे तो पहले बैलेंस नेगेटिव है मजीद नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए उसने लायबिलिटी में प्लस किया। और यानी फिर हम सिर्फ रिसीवेबल में भी लिख देंगे और या तो बैंक में से माइनस कर देंगे ऊपर, जी बैंक ओवरड्राफ्ट में प्लस कर दो जी। और इससे कोई रिलेटेड बात को पूछनी हो आप, इसको जल्दी जल्दी हम खत्म करें। ये आसान से सवाल है, हम चाहते हैं कि हम मुश्किल सवालों की तरफ जाएं जिसमें बंदे की जान निकलती हो। ये तो बहुत आसान सवाल है। 9 से करना है, चले
फिर ऐसा ही है कि आप लोग 10 के बाद कोई सवाल अगर आपको डेली बेस पे 1-2 सवाल देते रहेंगे, वो आप करते रहोगे, मैं सवाल दूसरों पे चला जाऊंगा जो मुश्किल सवाल है, ठीक है, जो आपकी फाइनल असाइनमेंट के सवाल है, मुश्किल सवाल है। उस्मानिया ट्रेडर प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 22। ड्राइंग्स पीछे वाला स्क्रीन चल हाँ जी, बैंक है, कैपिटल है, बैड डेट्स हैं। एक मिनट ना, ये नहीं कर चलिए, ड्राइंग, बैंक, कैपिटल, बैड डेट्स, बैड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, सेल्स, परचेज, 10% बैंक लोन, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कैरेज यूनिट किधर जाते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जाकर प्लस होते हैं। अदर एक्सपेंस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ड्रॉ डाउन हमारे पास आ गया उसका प्रोविजन का, रिटर्न आउटवर्ड आ गया, अक्यूमुलेटेड एक्शन दोनों की आ गई, फर्नीचर की भी और बिल्डिंग की। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उसने बता दिया। हाँ, लोन वाज टेकन, हमारा ईयर एंड कब है? दिसंबर। लोन कब लिया? 1 अप्रैल 22 को, एंड रीपेबल इन 5 एनुअल प्रिंसिपल along with interest starting from 1 अप्रैल 23। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ये आज की समझो सबसे अच्छी एडजस्टमेंट है। इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन करने के लिए सवाल आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन सही करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से सीखना भी है। आपने लोन लिया कब? 1 अप्रैल 22 को। कितना लोन बनता है? लोन है कितनी, अमाउंट कितनी है? 90,000, ठीक है। और लिया कब था आपने? 1 अप्रैल 22 को। हमारा साल कौन सा है? अब ना, अगर वैसे आसानी से मैं आपको समझाऊं ना, तो ये एडजस्टमेंट आपको इस तरह से समझाओ, आपको समझ भी लग जाएगी और पूरा कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं। लोन आपने लिया था पिछले साल, एंड रीपेबल इन 5, और हर 5 किस्तों में पे होता है। टोटल किस्तें में कितनी किस्तों में पे होता है? 5। 5 एनुअल प्रिंसिपल रीपेमेंट along with interest starting from 1 अप्रैल 23। पहली किस्त कब पे हुई होगी? 1 अप्रैल 23 को। अगले साल, अब मुझे बताएं, हमारा ईयर एंड तो 31 दिसंबर 22 है, हमारा इंटरेस्ट बनता कितना है? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% रेट है, मल्टीप्लाइड बाय कितना इंटरेस्ट बन गया? कितना इंटरेस्ट बन गया? कितना? 6750। 6750।
ये कब तक का इंटरेस्ट बना भला? 31 दिसंबर तक, हमारे साल के एंड तक। बताओ ये पेड है या नहीं है? नहीं पेड, क्योंकि इसने 23 को पे करना है, अप्रैल 23 को पे करना है। इसका मतलब है इसका क्या करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट में भी लिख देंगे, करंट लायबिलिटी में भी लिख देंगे, क्योंकि ये अभी पे, ये इसने कब पे होना है ये देखो, वो कहता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कब करना है, अप्रैल 23 के अंदर। हमारा साल तो खत्म हो चुका है 22 को, तो 9 महीने का इंटरेस्ट इतना भी बनता है, लायबिलिटी में भी लिखेंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी लिखेंगे। एंट्री बना देता हूं मैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल या एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट। ये चला जाएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर और ये चला जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई। अब मुझे बताओ जो 90,000 लोन है ये कहां लिखोगे, ये 90,000 लोन कहां लिखोगे, क्या किधर, नॉन करंट लायबिलिटी में। दोबारा आप गौर से बात सुने, ये सवाल आपको पेपर में आता होता है। आपने इसको 5 किस्तों में पे करना है, ऐसा है? एक किस्त कितनी बनी, 5 किस्तों में पे करना है, तो एक किस्त कितनी बनी, 90,000 को 5 में डिवाइड कर दो, 18,000। अब आप खड़े हो दिसंबर 22 को, आपने 5 बराबर किस्तों में लोन पे करना है। एक पहली किस्त कब पे करनी है, अप्रैल 23 में। दोबारा पढ़ दूं, रीपेएबल इन इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम। इसका मतलब है आपका जो 90,000 लोन है उसका 18,000 आपने अगले साल पे करना है, बाकी का अगली किस्तों में पे करना है। तो जो अगले 12 महीनों में पे करना होता है ना, उसको करंट लायबिलिटी में लिखते हैं। इस 90,000 में से 18,000 करंट लायबिलिटी में लोन जाएगा और बाकी जो बचेगा वो नॉन करंट में जाएगा। ऐसा है या नहीं? यही मेन इसके अंदर पॉइंट है। देखिए 90,000 का लोन है, होता तो ये नॉन करंट लायबिलिटी अगर कुछ ना बताया हो। अब हमारा ईयर एंड क्या है, दिसंबर 22, यहां पर हम बैठे हैं। 2022 के अगले 12 महीनों में अगर कोई लायबिलिटी पे करनी हो, वो करंट होती है या नॉन करंट होती है? करंट। इस 90,000 की एक किस्त अगली 2023 में आ रही है, 1 अप्रैल 23 को एक किस्त पे करनी है। 5 किस्तें हैं इसकी टोटल, एक किस्त हमने कब पे करनी है, 23 को। तो जो 18,023 के अंदर पे करना है वो तो विद 12 मंथ हो गया, तो क्या वो नॉन करंट में आना चाहिए लोन? वो करंट में है। बाकी फिर जो 4 किस्तें होगी, 72,000 शायद बनेगा, वो किस में चला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में। लिखने का क्या तरीका होगा, मैं तरीका बता देता हूं, फिर आई के आपने जो भी लिखा आपने उसी को फॉलो करना है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लोन के नाम से 72,000, और जब करंट लायबिलिटी की हेडिंग होगी वहां पर अगर अलग से लिखना है ना, तो इसको लिखते हैं करंट मैच्योरिटी लोन। क्या लिखते हैं इसको, करंट मैच्योरिटी लोन 18,000। लिखा हमने 90,000 ही है, लिखा हमने 90,000 ही है, लेकिन कैसे, अलग अलग करके। जितना करंट बनता है उसको करंट लायबिलिटी की हेडिंग के नीचे लिखेंगे, जो नॉन करंट बनता है उसको नॉन करंट। सबसे अच्छी एडजस्टमेंट आज की यही है, समझ लगी? दोबारा कहते हो दोबारा बताता रहूंगा, लेकिन आपको ये चीज जज़ब होनी चाहिए, समझ से भी ज्यादा। ठीक है, कि जब भी आपने लोन को पेमेंट करनी है, किस डेट को अपने आप को कंसीडर करना, ईयर एंड पे। अब वहां पर है, अगर अगले 12 महीनों में कभी कोई लोन की किस्त आ रही हो तो वो किस में लिख देना, करंट लायबिलिटी में, और अगर उससे ज्यादा तो नॉन करंट। तो अगली एक किस्त आ रही है 2023 के अंदर, अप्रैल 2023 के अंदर। आगे फर्दर बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ ₹2,000। ये मजीद बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स टू डेटर। एक ये बैड डेट्स फार्मूले के अंदर जाकर ऐड कर देंगे और डेटर से भी माइनस कर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2%। अब डेटर में से पहले 2,000 माइनस करेंगे, फिर उसका 2%। ये तो मेरे ख्याल में चीज ठीक है। अब आप लोग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं हिफ्जा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, प्रीपेड या अक्रूड, इतना बता दो। अल्लाह अकबर, ये कैसी कैसी कॉम आ रही है इस मुल्क के अंदर। चल फिर एक दफा तसल्ली से, अक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दूसरा नाम है उसका। तो क्या करोगे,
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में ऐड और करंट लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन एक रिड्यूसिंग बैलेंस है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या फर्क है इसमें? जिसका रिड्यूसिंग बैलेंस है वो माइनस करके डिडक्शन अप्लाई करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन है वो डायरेक्ट कॉस्ट पर अप्लाई करेंगे। डन। चल क्वेश्चन नंबर 10। अब ना मुझे लगता है इसने ना सारा कुछ सिखा देना है। ये पहली एंट्री इसने अच्छी दी है, ये लोन की अपॉर्चुनिटी वाली, और मुझे लगता है कि इसने ना वो सारे सवाल जो मुश्किल हैं और अच्छे हैं इसके अंदर आ जाएंगे सही। ना भी आए ना तो फाइनल अकाउंट का इतना सवाल हो जाता है कि 10 नंबर आराम से आ जाते हैं। अब अपनी मार्किंग चेक किया करें ना, उसने मार्क्स दिए हुए साथ, आप चेक किया करें कि आपने कितना ठीक किया। पहले अपना सवाल पूरा किया करें, फिर उसको जवाब से मैच किया करें और अपनी मार्किंग खुद किया करें कि हर फाइनल अकाउंट के सवाल में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इसमें 20 नंबर में से ना 10 नंबर तो आराम से आ जाते हैं अगर, लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस तो करो, फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। हाँ जी 10 शॉप इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, प्रीपेड, रेंट, ये किधर जाएगा भला? ओरिजिनली ये किधर जाएगा? करंट एसेट में, क्योंकि प्रीपेड है। आगे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, क्या? हाँ जी नॉन करंट। कैश एंड बैंक, कैश इन है, लोन फ्रॉम फ्रेंड, अकाउंट पेएबल, सेल्स परचेज, फ्रेट इनवर्ड आउटवर्ड। फ्रेट बेसिकली कैरेज ही होता है। लोन फ्रॉम फ्रेंड कैपिटल। हाँ नहीं लोन ही। कल वो उसने ना लिखा नहीं, उसने भी तो ड्राइंग्स नहीं लिखा था ना, तो इसलिए हम लिख देते हैं उधर ही लायबिलिटी में। अकाउंट रिसीवेबल, कमीशन डेबिट साइड पर है तो एक्सपेंस होगा। बिल हो गया, शॉप मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, बैड डेट एक्सपेंसेस, ब्रॉड ऑन प्रोविजन का आ गया और कैपिटल आ गया। चलिए जी इधर तो कुछ खास नहीं है। इन्वेंट्री ये भी आसान हो गया। Goods 95,000 were taken by owner for personal use, but no entry passed in the books. तो लिख देते हैं एंट्री क्या पास होगी? ड्राइंग्स, वो चीकू, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। क्या करेंगे? ड्राइंग्स में जाकर प्लस हो जाएगा और परचेजेस में से, और जब कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस लिखेंगे ना ये माइनस कर देंगे। गॉट इट? एंट्री पास की, जो जिधर जा रहा है। रेंट 50,000 वाज एक्सपायर्ड एट जून, कमाल की बात उसने कर दी। हमारा ये रेंट क्या है? लिखा हुआ है रेंट 50,000 वाज एक्सपायर्ड एट 30 जून। आपको ऊपर ना प्रीपेड रेंट पड़ा हुआ है 1.5 लाख पड़ा हुआ है, नजर आया सबको? ये दिखाऊं, ये देखो ये 1.5 लाख का रेंट प्रीपेड पड़ा हुआ है। कहता है इसमें से ना जो प्रीपेड आपने लिखा हुआ है उसमें से 50,000 एक्सपायर हो गया, मतलब हो गया इसी साल का, तो बाकी प्रीपेड कितना बच गया? 1 लाख। तो अब क्या करेंगे? इस 50,000 को लिख देंगे एक्सपेंस के अंदर और प्रीपेड में से 50,000 माइनस करके प्रीपेड में। ये तो समझ लगी? प्रीपेड पड़ा हुआ था पहले भी, आपने कोई एडवांस 1.5 लाख पे कर दिया था रेंट, वो बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है। कहते तो उसमें से जो आपका प्रीपेड है उसके अंदर 50,000 का वो इसी साल का है। एक्सपायर का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट हो गया। तो जितना एक्सपेंस हो गया अब वो तो प्रीपेड ना रहा ना, वो हम लिख दें एक्सपेंस के अंदर और बाकी प्रीपेड के अंदर अदर, जो वो अदर रिसीवेबल एंड प्रीपेमेंट लिखता है। समझ लगी इसकी एंट्री पास कोई करवाएगा? रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। ये एंट्रियां ना आई कैप, आप वो तो समझता है बहुत जीनियस हो, ये तो बस हमें पता होता है। तो ये एक्सपेंस में जाकर प्लस हो जाएगा और ये एसेट में से जाकर माइनस हो जाएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5%, ये आप खुद ही कर लोगे। लोन फ्रॉम फ्रेंड इज इंटरेस्ट फ्री एंड शैल बी रीपेएबल ऑन दिसंबर 22। जून में हम खड़े हैं और वापस उसको करना है दिसंबर के अंदर। तो किस लायबिलिटी में आएगा? नॉन करंट या करंट में? करंट में, क्योंकि अगले 12 महीनों से पहले पे कर रहे हैं। जून का जून हमारा ईयर एंड है, जून से लेकर पेमेंट का टाइम देख लो तो 6 महीने बनते हैं, तो ये करंट लायबिलिटी में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंटिंग दिस वाज पेड इन जुलाई, कहता है इतना जुलाई में पे किया। कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ जून, जून का बिल
जुलाई में पे किया, इसका मतलब ये एक्रूड है, पेएबल है। तो क्या करेंगे, एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और लायबिलिटी मिलेगी। डेप्रिसिएशन का रेट 15%, WDV रिड्यूसिंग बैलेंस, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके, बल्कि माइनस क्या करेंगे, पहले नेट है, वो पहले नेट लिखा हुआ है, तो ये ना हो कि ढूंढते फिरते रहना कि वो जब वो कभी कभी माइनस करके दे भी देता है। ठीक होगी बात, बस करने या आपको कितना टाइम लग रहा है आजकल इस सवाल करने में? 25-30 मिनट, ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। फाइनल अकाउंट में 4 घंटे होते हैं। ऐसा सवाल दूं? क्या कहते हो? पेपर से पहले पेपर के बाद? चलो, असल में ना मैंने अभी इसके ना सारे सवाल देखे नहीं। अगर मुझे ऐसे लगे कि इसमें सारे सवाल कवर हो रहे हैं फाइनल असाइनमेंट वाले, तो फिर तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसको छोड़ के ना मैं उधर चला जाऊंगा, टाइम नहीं मिल रहा। और वैसे आप लोग तो फिर भी ये मोबाइल वगैरह पे पढ़ लेते हो, तो आदत नहीं है हमारी, इसलिए हार्ड फॉर्म में अभी मैंने इसका प्रिंट लिया नहीं, टाइम ही नहीं मिलता आजकल। तो चले ठीक है, फिर आप पहले पढ़ लो इकोनॉमिक्स।